प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा जो हमारी 5 है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, पाठ नंबर 5 जो है वो हम लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पर चाहत होती है, यानी कि किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो वहाँ राह, वहाँ रास्ते भी खुल जाते हैं। राह का मतलब है रास्ता, ठीक है। जहाँ पर अगर आप कोशिश करना शुरू करते हैं किसी काम के लिए तो वहाँ पर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसमें बहुत बड़ी बात लिखी गई है। तो अब इसी बात को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये जो पाठ दिया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये किसी के बारे में है, और ये जिसके बारे में है उसका नाम है इला, और उसका पूरा नाम है इला सचानी। क्या नाम है पूरा? इला सचानी उनका पूरा नाम है। और यहाँ पे उनकी पिक्चर भी दी गई है, देखिए यहाँ पे ये है। तो ये जो इला सचानी है, अब आप देखेंगे कि ये क्या कर रही हैं। देखो यहाँ पे ये पैरों से स्टिचेस लगा रही हैं, है ना। देखो ये कपड़े पर काम कर रही हैं। तो अब ये पैरों से क्यों कर रही हैं काम, है ना। तो अब इनके हाथ, आप हाथ देखिए कैसे हैं, इनके हाथ देखिए कैसे हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो अब क्या है कि ये हो सकता है पोलियो की वजह से हो गए हों, या हो सकता है कि बचपन से ही ऐसे हुए हों, या फिर ये पैरालाइज हो गए हों, यानी कि इनको लकवा लग गया हो बाद में आफ्टर बर्थ, है ना। तो अब ये क्या है कि ये इनसे कोई भी काम, इनके हाथ काम नहीं करते हैं। ये ऊपर नहीं उठा सकती है अपने हाथों को, कुछ भी इनसे पकड़ नहीं सकती है। अब पकड़ना तो दूर की बात है, ये इनको उठा भी नहीं सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल बेजान है। मतलब इनमें पावर ही नहीं है कि ये उठाकर इनको उठा सके, इनसे कुछ पकड़ सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इला के बारे में बताया गया है, उसके बारे में ये बताया गया है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो पढ़ाई करती है, और उसके बाद वो अपना जो है कसीदाकारी का काम शुरू करती है। कसीदाकारी मतलब होता है कि हैंडक्राफ्ट जैसा, जैसे आप हाथ से बनाते हैं कुछ, कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, वो काम वो करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए उसको, अब वो इस वक्त वो क्या है कि वो 26 साल की हो गई, यानी कि 26 ईयर्स उसकी एज है। और वो गुजरात हमारा जो है, गुजरात हमारा एक स्टेट है, भारत का एक राज्य है, जहाँ से मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ का एक ज़िला है सूरत। तो उस सूरत में, सूरत ज़िले में वो रहती है। और उसका जो बचपन है वो कहाँ बीता है, वो बीता है उनका अमरेली ज़िले में। यानी कि अमरेली ज़िले में कहाँ पे? अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में। राजकोट वहाँ पर एक गांव है, कहाँ का? अमरेली ज़िले का। और वो अमरेली ज़िले में राजकोट क्या है? तो वो उसके नाना का घर है, यानी कि उसके नाना के घर पे उसका बचपन बीता है। तो क्या है कि अब जब वो बच्ची थी तो सांझ होते ही क्या होता था, बहुत सारे बच्चे बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। कोई ज़मीन पर ऐसे लकीरें बनाता था, कोई पत्तों से पिट्टी बजाता था, पिट्टी बजाते थे। अब कनेर के पत्ते क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको बस शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि कौन से क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। चलिए आगे। कुछ पिट्ठू खेलते थे, कुछ अलग अलग तरह से जब वो थक जाते थे तो वो क्या करते थे, वो पेड़ की डालियों पर, ब्रांचेस पे लटकना शुरू कर देते थे और झूलते रहते थे, ठीक है। और वो निम्बोरी खाते थे। निम्बोरी होती है नीम का जो पेड़ होता है, उसका जो फल होता है, यानी कि फल होता है, उसको बोलते हैं निम्बोरी। और अगर उस निम्बोरी को, अगर वो ज़मीन पे गिर जाए और अगर उसको सुटेबल जो एनवायरनमेंट है वो मिलता रहे, पानी, सूर्य, सनलाइट, और उसके साथ में उनको नमी मिलती रहे, और प्रॉपर वहाँ पर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे, तो वो क्या है कि वो ग्रो कर जाता है, स्प्राउट हो जाता है वो, ठीक है। तो फिर क्या है कि अब उसको, लेकिन वो क्या है कि वो नहीं खेल पाती है। ये खेल क्यों नहीं खेल पाती है? अब जैसे वो ब्रांचों पे कैसे लटकेगी, है ना। तो ब्रांचों पे तो नहीं लटक सकती। क्यों? क्योंकि लटकते तो हाथों से ही हैं, तो हाथों से वो ब्रांच को नहीं पकड़ सकती है, इसलिए उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो कई खेल और खेल सकती है, जैसे पकड़म पकड़ाई वाला है। तो वहाँ पे एक गेम है, जैसे कि विष अमृत जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइस वाटर। जैसे कि आप टच करोगे तो बोलोगे आइस, तो उसको वो स्टैचू बन जाएगा।
उसके बाद उसको आप बोलोगे वाटर तो वो भागने लग जाएगा। इस तरह से वैसे ही हिंदी में उसको बोलते हैं विष अमृत। अब विष का मतलब होता है जहर, पॉइजन, और अमृत का मतलब होता है कि जैसे होली वाटर होता है, पवित्र पवित्र पानी जो होता है, तो जिससे जीवन मिलता है किसी को। ठीक है, विष से आदमी की डेथ होती है, मर जाता है, और अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। तो दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो वैसे ही जैसे बर्फ़ बर्फ़ सॉलिड होती है, वाटर जो है वो लिक्विड होता है, पानी पानी लिक्विड होता है, तरल होता है, तो वो दोनों अपोजिट हैं। तो वैसे ही ये है, अब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें टच करना होता है हाथों से टच करके उसको बोलना होता है धप्पा, उसको बोलते हैं धप्पा, धप धप धप्पा करके बोलते हैं। तो ये धप्पा किससे बना है, धप से मिल के बना है। ठीक है, तो वो करती है, लेकिन उसके तो हाथ ही नहीं उठते हैं, तो वो कैसे करेगी, तो वो फिर उदास हो जाती है। लेकिन क्या है कि उसने फिर क्या किया, उसने अपने पैरों से काम करना शुरू कर दिया, सारे काम। वो क्या काम करती थी, वो दाल भात खाती थी, और दूसरों के बाल भी बनाती थी। बाल जैसे कोमिंग करते हैं, बालों को बांधना है वो काम, अच्छा, और फर्श को सफाई करना, फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, ये सारे काम अपने आप ही करती रहती थी, है ना। फिर क्या हुआ कि उसको स्कूल में एडमिशन लेना था, लेकिन एडमिशन लेने के लिए भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ी, क्योंकि स्कूल वाले कहते थे कि इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, ये पढ़ नहीं पाएगी, इसकी स्पीड नहीं है ना, इस तरह से। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने क्या किया, उसने 10th तक की परीक्षा ऐसे ही पास की। अब बाद में वो ऐसे नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि उसको पता नहीं था कि अगर अगर वो चाहे तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो जो हाथ से नहीं ले सकते। और साथ में और जितने भी जैसे अपने साथ वो किसी दूसरे राइटर को भी ले सकती है, जो उसके उसके कहने पर वो बोलती रहेगी, वो लिखता रहेगा। तो इस तरह से उसको नहीं पता था, और उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया। अब उसकी जो माँ और दादी है वो कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी यानी मतलब कढ़ाई बुनाई का काम करती थी वो हाथ से। ठीक है, तो अब वहाँ से वो क्या करती थी, अलग अलग तरह के यानी कि जैसे बूटे, बेल, ये सारी चीज़ें बनाने लग गई। बेल बूटे वो बताऊंगा आगे क्या है। और उसके बाद क्या है कि फिर 15 साल की जब वो हो गई, तो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि उसको किस 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 वस्त्र पर, किस ये वस्त्र मतलब किस कपड़े पर किस तरह से क्या बनाना है, उसको सब समझ में आ गया था। तो एक समय ऐसा हो गया था कि उसके जो परिधान हैं, परिधान मतलब कपड़े हैं, जो वो कसीदाकारी उनके ऊपर करती थी, वो इतने फेमस हो गए थे कि उनका एग्जीबिशन लगाया गया था, प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, और उसके परिधानों में लखनऊ और बंगाल की जो कलाकारी है, झलक है, वो भी देखने को मिलती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि और पत्तियों, जो पत्तियां होती थी, पत्तियां मतलब लीव्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स, तो उनको क्या करते हैं, उनको काठियावाड़ी टाँकों के साथ बनाती थी। उस पर चिकनकारी से सजाया जाता था, और डंडियों को कांथा से उभारा जाता था, और पशु पक्षी बनाए जाते थे। इस तरह से अनेक काम वो करती रहती थी, और उसके पाँव ये काम करते करते बिल्कुल नहीं रुकते थे। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है कि जब जो लोग कहते हैं कि हम हार चुके हैं अपनी लाइफ से, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये उनके लिए एक प्रेरणा है कि आप देखिए कि एक लड़की जिसके हाथ नहीं है वो इतना बड़ा काम कर सकती है, ऐसे काम कर सकती है, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती है, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। मलमली धोती पर बादामी रंग खिल उठा था। तो मलमली यहाँ पे होता है बेटा मुस्लिन। मुस्लिन इंग्लिश में बोलते हैं, मुस्लिन का कपड़ा होता है एक। ठीक है, मुस्लिन का कपड़ा होता है, इसमें जैसे झुर्रियाँ, झुर्रट जैसा होता है। ठीक है, धोती का बादामी रंग, बादामी मतलब होता है आलमंड, आलमंड का जो रंग होता है, यही वाला देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ जिस जिस कलर से, ये रहा, ये ऐसा ऐसा बादामी रंग, बादामी मतलब आलमंड कलर। ठीक है, मलमल की धोती पर था, उस कैसा रंग था, बादामी रंग खिल रहा था। तो मलमल की धोती, मलमल का कपड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये होता है मलमल, मलमल का कपड़ा, इसको मुस्लिन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से होता है। उसके बाद ये भी, ठीक है, उसके बाद ये भी, ये हैं सारे मलमल के कपड़े। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक और जो पॉइंट है वो आता है, एक पल्लू होता है, पल्लू। अब जैसे पल्लू की बात मैं करूँगा, तो पल्लू क्या होता है कि देखिए, ये वाला जो यहाँ से ये हाथ में लिया हुआ है ये कपड़ा, ये जैसे साड़ी के साथ में ही है, तो ये हाथ में
पल्लू बोलते हैं इसको, सिर पे ऐसे ढक लेते हैं इस तरह से। तो ये जो हिस्सा होता है कपड़े का ऊपरी छोर जो होता है उसे बोलते हैं पल्लू। ठीक है, इस पल्लू का जिक्र अभी आगे होने वाला है। ठीक है, वैसे ये रेशमी साड़ी है। ठीक है, रेशम का जिक्र भी आगे होने वाला है। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। तो कसूती, कसूती के टाँके कैसे होते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। कसूती के टाँके से पिरोई हुई बेल थी। ये देखिए, ये होते हैं कसूती के टाँके, इस तरह से बनाए जाते हैं ये। यहाँ पे एक लकड़ी का होता है, दो दो होते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है कि एक के अंदर दूसरे को फंसा दिया जाता है, फिर ये ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद फिर इसमें उससे सुई जो होती है, निडल होती है, देखो यहाँ पे कर रहा है काम, उससे फिर इसको ये टाँके बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाया जाता है। इसको बोलते हैं कसूती के टाँके। पिरोई हुई बेल, बेल यानी कि वाइन, यानी कि जैसे कोई बेल होती है ना, जैसे हमारी जैसे वाटरमेलन की बेल है वो वाली, वो बेल बना डिज़ाइन बना दिया जाता है। यहाँ पे डिज़ाइन से मतलब है वो, मतलब वाटरमेलन की बेल नहीं बनानी है, लेकिन वैसी वैसी ही एक डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, आगे है पल्लू पर भरवा टाके। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। अब मैंने दिखा था ना आपको, पल्लू भरवा टाके मतलब, भरवा का मतलब होता है ज़्यादा डेंस, बहुत ऐसे ऐसे ऐसे। एक तो होता है ऐसे एक टाका लगा दिया, फिर यहाँ से एक दो तीन, एक ऐसे नज़दीक नज़दीक ऐसे 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 करके डिज़ाइन डिज़ाइन बना दिया इस तरह से, तो वो होते हैं भरवा। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में, यानी कि उसके ऊपर ऐसे सुनहरे और रुपहले बेल बूटे, बेल मतलब वो बता दिया मैंने, बेल बूटे मतलब कि डिज़ाइन अलग अलग तरह से, जैसे गोल या पतले पतले इस तरह से उसके ऊपर बना दिए थे, जिससे कि वो और भी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जान आने से मतलब है कि अच्छे लग रहे थे। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। तो अब देखो यहाँ पर उनका जिक्र हो रहा है, इनको किसने बनाया था, ईला सचानी ने। ठीक है, आगे है ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी कि ईला की हिम्मत को बता रहे हैं, ये जो भी उसने कढ़ाई की है, कढ़ाई का काम जो किया है। अब यहाँ पे अनूठी का मतलब होता है विशेष, मीनिंग लिख लेंगे इसका पेंसिल के साथ, विशेष। ठीक है, और यहाँ पे मिसाल, मिसाल का मिसाल का मतलब होता है एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल। और नमूने का मतलब होता है सैंपल, सैंपल या सैंपल भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, सैंपल ही बोल सकते हैं कि एक उसका उसने उसको बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो यानी कि ये सारा काम कौन कर रही है, ईला सचानी ये काम कर रही है। मलमल की धोती पर उसने कैसा रंग किया है, बादामी रंग खिला हुआ है। किनारे पर कसूती के टाँके से पिरोई हुई बेल है। पल्लू पर भरवा टाँके लगाए हुए हैं। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई है, किसमें, मलमल में। उसके बाद बेल बूटों को किसने सजाया है, वो है ईला सचानी। ठीक है, और ईला सचानी की हिम्मत है कि वो देखो बिना अपने हाथ होते हुए भी वो इतनी अच्छी कढ़ाई बना रही है, ये कर रही है। उसके बाद है 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ठीक है, गुजरात का सूरत जिला। तो चलिए अब आपको मैप में दिखाता हूँ गुजरात कहाँ है और सूरत कहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में यहाँ पर हम जूम करते हैं, तो जूम करते हैं तो यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट में, और ये यहाँ पे है हमारा गुजरात। तो गुजरात की वो रहने वाली है, और गुजरात की जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ लगती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो यहाँ पे ये है पाकिस्तान, ये यहाँ पे राजस्थान है, ये यहाँ पे टच कर रही है मध्य प्रदेश है, और ये नीचे जो है ये यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो यानी कि 3 तो स्टेट से लगती है, और साथ में एक देश है पाकिस्तान, उससे लगती है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी हैं, जैसे दमन दीव हैं और दादरा नगर हवेली भी हैं, उनके साथ भी टच होती हैं। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि वो कहाँ पर, उसका जन्म कहाँ पर हुआ और वो कहाँ पर रहती है, कहाँ पर उसने, यानी कि जन्म के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन बचपन के बारे में बताया है कि उनका बचपन कहाँ पे गुजरा था। तो अभी जो फ़िलहाल वो हैं सूरत में, तो अभी हम पढ़ेंगे उसमें। तो वो अभी फ़िलहाल सूरत में रह रही हैं, लेकिन वो कहाँ पर रह रही हैं फिर, उनका बचपन जो है, अब तो वो बड़ी हैं, 26 साल की हैं, तो फिलहाल वो यहाँ पे रह रही हैं, लेकिन पहले उनका बचपन जो उनका चाइल्डहुड है वो कहाँ पर बीता था, तो वो बीता था राजकोट में। राजकोट एक डिस्ट्रिक्ट है
वैसे ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मतलब कि एक ज़िला है वहाँ का, गुजरात का। वैसे ही राजकोट एक ज़िला है। अब राजकोट के अंदर ही एक एक गांव है जिसका नाम है अमरेली। ठीक है, अमरेली दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर, ये राजकोट है, ये पूरा राजकोट यहाँ पे आता है। तो ये उसी के अंदर एक गांव है अमरेली। तो यहाँ पर अमरेली में वो क्या करती है, उसके नाना का घर यहाँ पर था। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं, लेसन पर चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया उनके नाना के घर पे बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। तो सांझ का मतलब होता है शाम, इवनिंग होते ही, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी भी है तो ठंडा ठंडा लगने लगता है उस टाइम पे, और सभी फ्री हो जाते हैं शाम तक, तो इसलिए वो बाहर आके खेलना शुरू कर देते हैं। अब आगे वो ये कहता है राइटर कि कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बिटोर कर पिट्ठू खेलते। ठीक है, अब इसे पूरी लाइन है, इन पूरी लाइनों को मैं पिक्चर के थ्रू बताऊंगा आपको कि कुछ तो क्या करते थे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, जैसे कि हमारी जो धरती है, ज़मीन है, उसके ऊपर हम कैसे किसी लकड़ी के टुकड़े से या पत्थर से ऐसे लाइनें बनाना शुरू कर देते हैं। कोई सीधी बनाएगा, कोई टेढ़ी बनाएगा। और आपने गेम देखा होगा जिसको वो ऐसे होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस तरह से, एक ये कुछ इस तरह से होता है वो गेम। नहीं, ये नहीं होता, हाँ ये होता है। इसको बोलते हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 का होता है, शायद 5 का होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। मेरे हिसाब से 5 ही होता है, एक 5 होता है और एक 8 होता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो एक तो 5 का होता है, जैसे कि उसमें 5 ही होते हैं। दो तो ये हो गए, 3 4 और 5, ये 5 हो गए। एक दूसरा एक होता है वो 8 का होता है, उसमें 8 होते हैं। वो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से होते हैं। तो वो ऐसे इसमें पैर से कूद कूद कर खेलते हैं। तो उसके बाद है कुछ लाइनें बना देते हैं। अब ये तो लाइनों की बात हो, ये गेम, एक गेम है ये। और दूसरा लाइन है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उन डिज़ाइनों की वो बात कर रहा है। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं, आवाज़ निकालते हैं पत्तों को मुंह में लेकर, उसमें हवा ब्लो करते हैं तो वो क्या करती है, आवाज़ करती है। फिर कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों से ठीकरे बिखोर कर पिट्ठू खेलते हैं, बटोर कर। तो वो सारी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारा कनेर के पत्ते। कनेर के पत्ते को जैसे ये होता है, इस पत्ते को मुंह में लेके और इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके फिर इसमें हवा, मुंह से हवा भरते हैं तो इसमें से आवाज़ निकलती है। उसके बाद ये हमारा है पिट्ठू, सॉरी गिट्टे। ये आपने देखा होगा बच्चे ऐसे खेलते हैं, ये गिट्टे हैं आपके, इसको ऊपर उठा के फेंकते हैं, फिर दूसरे को टच करते हैं। और ये हमारे हैं ठीकरे। अब आपने क्या है कि आपने देखा होगा कि एक मटका है जो हम कुम्हार के पास से लाते हैं पानी पीने के लिए या और किसी काम के लिए। तो जब वो टूट जाता है तो वो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो इनको बोलते हैं ठीकरे। क्या बोलते हैं इनको, ठीकरे। ये है हमारे ठीकरे। उसके बाद है हमारा, और अब इन ठीकरों से क्या होता है कि वो देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटे छोटे हैं, मान लो हम इसको क्या करते हैं राउंड राउंड शेप में बराबर इक्वल इक्वल उनको पत्थर से फोड़ फोड़ के बराबर कर लेते हैं। अब देखो तो एक तो बड़ा है एक छोटा है, लेकिन सबको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे, कुछ इस तरह से बराबर कर लेते हैं। और फिर उनको ये वाला ऐसे रख के उसको और फिर बॉल से मारते हैं। ये देखो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं और इसको मारेंगे और वो फिर उसको भागेंगे और फिर ये भागेंगे। और जो ये वाले होंगे, जो दूसरे वाले बच्चे होंगे, जो मतलब जो जिनकी पकड़ने की बारी है, जो आउट करेंगे उनको, तो वो क्या करेंगे, वो उनको मारेंगे। और अगर वो इसको पहले यहाँ पे इनको वापस रख देंगे तो वो जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। ठीक है, इस तरह से गेम होता है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद है, जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो अब वो कह रहा है कि जैसे ही इन खेलों से उनका मन भर जाता, वो सोचते कि ये तो काफ़ी देर हो गई हमें खेलते खेलते, अब तो कोई और गेम खेलते हैं। तो वो क्या करते थे, वो जो पेड़ की डालियाँ जो हैं उनमें झूला बना लेते थे।
झूला झूला बना लेते, झूला डालकर, झूला मतलब कि स्ट्रिंग जो होता है, जैसे हम झूला झूलते हैं ना, हम किसी पार्क में जाते हैं, इस तरह से होता है वो। तो यहाँ पे इस तरह से, तो उसके ऊपर बैठ के, अब ये ऐसे बंधा होता है यहाँ से, और यहाँ पे बैठ के इस तरह ऐसे मूवमेंट करते हैं, है ना। तो ये झूला है, तो झूला झूला झूलते हैं बैठकर। और पेंगे, पेंगे का मतलब होता है कि ऊंची ऊंची उड़ान, जैसे कि ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं वो बार बार, है ना। और ऊंचे ऊंचे स्वर में क्या गाते हैं वो, ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। तो वो कह रही है कि कच्चे नीम की निबोरी, कच्चे नीम की निबोरी, निबोरी मतलब होता है कि जो बीज होता है, जो बीज कहो या फ्रूट कहो नीम का, उसको बोलते हैं निबोरी। तो निबोरी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। ये आप देखिए, ये है नीम, इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत कड़वा पत्ता होता है, लेकिन एक बहुत ही मतलब बेहतरीन जो है दवाई है ये, किसी भी बीमारी के लिए मोस्टली। जैसे आपके पिंपल्स हो रहे हैं, या आपका ब्लड जो है वो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, तो ब्लड जैसे कि शरीर में जितने भी पॉइजन जो है उन सबको ये रिलीफ देता है, ठीक है। ये वाला, ये पत्ते हैं, इसके पत्ते आप सुबह पी सकते हैं, अच्छा होता है, मैंने सुना है और मैंने यूज़ भी किया है इसको, तो अच्छा रहता है शरीर के लिए। फुंसियाँ, पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये इसका फ्रूट है, ये है निबोरी। इस निबोरी को क्या करते हैं, जब ये पहले कच्ची होती है, बिल्कुल ग्रीन होती है पहले तो, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो पहले ये ऐसी होती है, ऐसी बिल्कुल ग्रीन होती है, आप इसको खा नहीं सकते, बिल्कुल कड़वी होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिटर होती है। लेकिन जब ये पक जाती है तो फिर कुछ इस तरह से होती है, येलो येलो क्रीमी कलर में। तो इसको जब आप खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ठीक है। तो ये है निबोरी। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। तो यानी कि वो उनको गाना तो गाती थी, लेकिन पेंगे नहीं ले पाती, मतलब कि वो झूल नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं काम करते थे, और अगर हाथ नहीं काम करते थे तो वो कैसे उसको रस्से को पकड़ेगी, या गिर जाएगी वो, है ना। आगे है, रस्सी पकड़ने के हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, फिर वो उदास होकर बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो वो अपने मन में सोचती थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, जब सब कर पा रहे हैं। तो बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। तो बच्चे क्या चाहते थे, बच्चे चाहते थे कि वो भी हमारे साथ खेले, है ना, उसको भी अच्छा लगे। कभी कभार पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। तो पकड़म पकड़ाई मतलब भागा दौड़ी, हम एक आगे से भाग रहा है, पीछे से उसके कोई पकड़ रहा है, तो वो वाला खेल। और विष अमृत को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको। और जैसे आइस वाटर वाले गेम से। आगे है हमारा, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा लगाने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। तो यानी कि जब वो धप्पा लगाती, धप्पा मैंने बताया था कि उसको टच करना होता है, दूसरे को भागने के बाद उसको टच करके बोलते हैं धप्पा, यानी कि तो फिर क्या होता है, वो आउट हो जाता है, पकड़ा जाता है वो, ठीक है। तो फिर निराश हो जाती, निराश मतलब दुखी, वो दुखी हो जाती थी। आगे है, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। अब उसके हाथ ही नहीं उठ रहे हैं तो वो कैसे धप्पा दे सकती है। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान ली है। ठान ली मतलब कि जिद कर ली है, जिद कर सकते हैं आप, जिद कर सकते हैं कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब एक किस्म से डिसाइड कर लिया कि ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है, इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। चुनौती मतलब चैलेंज, उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए चैलेंज है। तो फिर उसने क्या किया, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसने पैरों से करना शुरू कर दिया कि मैं अब अपने पैरों से करूँगी। दाल भात खाती थी वो। उसके बाद दूसरों के बालों को बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो यहाँ पर अभी बात ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी मतलब सब्जी वगैरह काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। अब यहाँ पर एक तख्ती एक वर्ड यूज हुआ है। तख्ती क्या है, तख्ती होती है लकड़ी की। लकड़ी का एक चकोर सा एक टुकड़ा होता है जिसको प्लेन करके बनाया जाता है और उसके ऊपर कलम से लिखा जाता है। वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है तख्ती।
ये लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसको ऐसे काट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी उसको बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी होती है। उसको जैसे पानी में भिगोकर और इसको भी पानी में भिगोकर इसके ऊपर मला जाता है, उसको ऐसे ऐसे रब किया जाता है। फिर वो जो अपना कलर है, जो मिट्टी है, वो इसके ऊपर लग जाती है। और जब वो इसके ऊपर लग जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे ये होती हैं कलम, ये होती हैं कलम। और इनको इंक में, अब यहाँ ऊपर से देखो ये इंक में भिगो ब्लैक हो गई है ना, काली काली। तो इनको इंक में भिगोकर फिर लिखते हैं। कैसे? ऐसे लिखते हैं, जैसे ये लिख रहा है देखो, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके ऊपर ये हाथ में देखो कलम है उसके, इस तरह से वो लिखेगा। फिर क्या होगा, अब ये जो होती है, जो इंक होती है, जो स्याही होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो वो यहीं पे लिखे रहेंगे, वो अरेज नहीं होगा, मिटेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले क्या किया था, मुल्तानी मिट्टी लगाई थी। तो अब हम वो जो लिखाई जो हम लिख रहे हैं इंक से, वो मुल्तानी मिट्टी के ऊपर लिख रहे हैं, न कि तख्ती के ऊपर। ठीक है? तो फिर जैसे ही हम उस मुल्तानी मिट्टी को धोएंगे पानी में तो ये साफ़ हो जाएगा। ठीक है? इसलिए इसको, ये क्या है कि ये रीयूजेबल है, बार बार इसको यूज़ किया जाता था। मैंने भी इसको यूज़ किया है। हमारे टाइम के जो टीचर्स हैं, जो भी हैं, जो पढ़े हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, उनको सबको पता होगा कि इस तरह से लिखा जाता था। अब ये बंद हो चुकी है, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। यानी कि क्या है कि उसने दाखिला मतलब होता है एडमिशन ले लिया उसने। इसको बोल सकते हैं प्रवेश भी लिख सकते हैं, प्रवेश हिंदी में, और इंग्लिश में इसको एडमिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है? दोनों आप लिख लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे। परेशानी का मतलब होता है मुश्किल हुई। इसका दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं हम, मुश्किल हुई, यानी कि प्रॉब्लम हुई उसको। उसके बाद है, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम की गति को लेकर। गति का मतलब होता है स्पीड को लेकर, यानी कितनी स्पीड से वो काम करती है। अब क्या है कि उसके हाथ तो काम करते नहीं है, तो उसको वो पैरों से कर रही है, और पैरों से कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे काम कर रही है। और कई बार उसको सोच रहे थे कि उसकी सुरक्षा मतलब कि उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि कैसे उसको सिक्योरिटी देंगे हम, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते हैं। मान लो कुछ सामान उठाएगी तो सामान गिर गया, मान लो पानी पी रही है, ऊपर रखा है, मान लो सोचो कि एक मटका ऊपर रखा है और वो उससे पानी पी रही है, कैसे पानी पिएगी, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मान लो वो उसको कोशिश करके उसको टच कर रही है और हो सकता है कि वो वहाँ से गिर जाए, तो कहीं उसके ऊपर ही ना गिर जाए, चोट लग जाए, है ना। इस तरह से दरवाज़ा बंद कर रही है तो कहीं दरवाज़ा हाथ से कंट्रोल न हो पाए, हाथ से तो काम ही नहीं कर रहे हैं, पैर से कंट्रोल कर रही है, कहीं उसको लग जाए तो काफ़ी इश्यूज होंगे। तो इस वजह से उसको मना कर दिया गया, यानी कि उसको प्रॉब्लम हुई, मना तो नहीं किया गया। उसके बाद है, किसी काम के लिए तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि लोग कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग मतलब हैरान, यानी कि सरप्राइज हो जाते। और यानी कि किसी काम को बहुत फुर्ती मतलब तेजी से कर देती थी। ठीक है? पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। अब किसी काम को तो जल्दी कर देती, लेकिन किसी काम में तो परेशानी होएगी ही। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। घुटने टेकने का मतलब यहाँ पे एक क्या है कि ये एक मुहावरा है, घुटने टेकना। अब ये आप लिख लीजिएगा अलग से, इसमें यहाँ स्पेस में नीचे बुक में लिख लीजिएगा, घुटने टेकना का मतलब होता है हार मानना। इसका मीनिंग आप लिखेंगे यहाँ पे, हार मानना, यानी कि गिव अप कर देना कि हाँ मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है? उसके बाद है, उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, यानी कि 10th पास कर दी उसने। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई, तो वो पास नहीं हो पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो देखो वो परीक्षा में पास क्यों नहीं हो पाई होगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो बिल्कुल स्लो थी, बिल्कुल धीरे धीरे वो चल रही थी और लिख पाती थी, तो इसलिए वो पूरा नहीं लिख पाई होगी टाइम में। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी जगह पे कोई और भी लिख सकता है, वो उसको बोलकर बता सकती है या वो एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकती है, इसलिए वो उसको नहीं कर पाई। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो अगर उसको टाइम पे अगर पता चल जाता तो क्या होता, वो अपना अच्छे से कर पाती, पढ़ पाती, है ना, तो आगे भी पढ़ाई करती। तो उसे इस बात का दुख है, वो आज भी इस बात को दुख मानती है कि हाँ अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पढ़ पाती। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता ना,
तो लेकिन वो सोचती है कि दुखी होने से क्या होगा, इतना सब होने से सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। तो फिर क्या किया, उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी मैंने बताया था कपड़े के ऊपर बुनाई करना और कढ़ाई बुनाई करना। वहाँ उसे सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। वो क्या करती थी, रेशम। अब रेशम क्या होता है बेटा, रेशम होता है सिल्क। जैसे आप बोलते हैं ना सिल्की हेयर, सिल्की कपड़ा है, तो उसको बोलते हैं रेशम। और रेशम क्या होता है कि रेशम जो नेचुरली तौर पे जो बनाया जाता है वो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के वर्म जो होते हैं, सिल्क वर्म बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म। तो यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा होता है, वो बनाता है रेशम को, और फिर उस रेशम को एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते हैं कपड़े। तो चलिए आपको दिखाता हूँ रेशम का कीड़ा कैसा होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे होता है, वाइट वाइट कलर का है, रेशम का कीड़ा होता है। और इस तरह से ये पत्तियाँ वगैरह खाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैसे पत्तियाँ खा रहा है, ऐसे खाएगा। और उसके बाद फिर रेशम बनाएगा ये। और रेशम बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ये साड़ी बनेगी रेशम से, रेशमी साड़ी जिसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी साड़ी होती है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये रेशम से बनाई गई हैं ये। ओके, तो ये कीड़ा है और इसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा या सिल्क वर्म। स्पेलिंग लिख देता हूँ चलो सिल्क वर्म की, SILKWORM, सिल्क वर्म। ठीक है, इंग्लिश में से ऐसे बोलेंगे। न जाने कब उसे कसीदाकारी करने की ठान ली। ठान ली मतलब डिसाइड कर लेना है ना, कि सोच लिया, सोच लेना। ठीक है, यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अंगूठे मतलब थंब, पैर का अंगूठा या हाथ का होता है। तो जिसे हम फ़ोन वगैरह चलाते होंगे आप, है ना, टच करके वो। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान बात नहीं था। अब क्या करती थी वो, पहले क्या करती, सुई दोनों अंगूठों के बीच में तो वो सुई को रखती। उसके बाद थाम का मतलब पकड़ना, पकड़कर, पकड़कर लिख सकते हैं आप इसको। कच्चा रेशम, कचला मतलब कि कच्चा है वो, अभी उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया अच्छी तरह से, उसको बनाया नहीं गया है। रेशम पिरोना, पिरोना, पिरोना मतलब होता है उसको डालना। जैसे कि आप, जैसे मैं दिखाता हूँ सुई में। अच्छा, तो आपने ये देखा होगा यहाँ पे। तो अब ये क्या है कि इसको जो ये कसीदाकारी होती है उसको, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। ये यहाँ पे लिखा गया है। और एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी। तो उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीडल्स हैं, बहुत सारी नीडल्स होती हैं। ये देखो अलग अलग टाइप की नीडल्स हैं, ये देखो यहाँ पे इसलिए लगाई गई हैं ताकि इन्हीं से बनाया गया है इसको दिखाने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और तरह की नीडल्स। ये देखो यहाँ पे जो ये हैं स्विंग मशीन नीडल्स टाइप, किस तरह की टाइप्स होती हैं, बॉल टाइप्स, जीन्स, यूनिवर्सल, लेदर और माइक्रोटेक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की नीडल हैं, अलग अलग कपड़े पर चलती हैं। ठीक है, ये जैसे जीन्स पे चलती है, दूसरे नंबर वाली है जो जीन्स के लिए है, ये हर कोई नॉर्मल है, ये लेदर पे चलती है। तो इस तरह से अलग अलग वहाँ पे दिखाई गई हैं। तो लेकिन क्या है कि वो इसमें नहीं डालती थी, वो इसमें नहीं डाल पिरोती थी रेशम को। किस में पिरोएगी वो, रेशम को इसमें पिरोएगी, इनमें, इन सुइयों में। क्यों, क्योंकि उसको हाथ से काम करना है, ये करना है उसको। ठीक है, पर कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इसलिए फिर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इस पाठ का जो शीर्षक है जहाँ चाहा वहाँ रहा, मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को पाने की इच्छा या चाहत होती है वहाँ पर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। झुठला दिया मतलब झूठा कर देना, झूठा करना। झूठा करना मतलब झूठा साबित कर देना, यहाँ पे साबित भी लिख देना, झूठा साबित करना। कि जैसे कुदरत क्या कहती है, कुदरत कहती है कि हाथ से ही सुई में डाला जा सकता है धागा, लेकिन उसने क्या किया, उसने पैरों पैरों से ढाल कर दिखा दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो क्या है कि उसने नेचर को जो है कि उसने झूठा कर दिया कि हाँ जो काम हाथों से नहीं हो सकते वो पैरों से भी किए जा सकते हैं। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। माहिर का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, यानी कि निपुण हो गई, वो बिल्कुल हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं और कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। तो टाँके का मतलब होता है स्टिचेस।
ठीक है। स्टिचेस जो होते हैं सुइंग मशीन से लगाते हैं, हाथ से लगाते हैं, ठीक है। तो अब वो टाँके उनको बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ काठियावाड़ी कसीदाकारी कैसी होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो ये किस तरह से अलग ही तरह का डिज़ाइन है। इस तरह से ये उठे उठे से होते हैं डिज़ाइन। अगर आप इस पे देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठा उठा होगा, खुरदुरा खुरदुरा सा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारा क्या है, काठियावाड़ी है ये सारा, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा एक और दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उभरे उभरे रफ रफ से होंगे। देखो ये बना रही है यहाँ पर। तो ये है काठियावाड़ी कसीदाकारी। तो उसको पता चल गया था कि किस तरह से कैसे किस वस्त्र पर, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, किस कपड़े पर, वस्त्र मतलब कपड़ा, कौन से कपड़े पर किस तरह से नमूने बनाने हैं, डिज़ाइन बनाना है, उसको सब पता चल चुका था। और उसके बाद है एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गई। अब यहाँ पे परिधान मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, वो वही बात हो गई, सेम टू सेम। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन, एग्जीबिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। एग्जीबिशन लगाया गया ताकि उसको लोग देखने आए, ठीक है। इन्हीं परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी कि बंगाल और जो अपना लखनऊ, उनके उनके वहाँ पर जो कसीदाकारी होती है उसको भी मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। उनमें से एक चिकनकारी है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं, लखनऊ के वहाँ से, यूपी से। उसके बाद है इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था। अब यहाँ पे बात आती है चिकनकारी की। और साथ में डंडियों को कांथा से उभारा था। तो चिकनकारी कैसी होती है और कांथा कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है, ये इस तरह से जो होती है वो होती है चिकनकारी कांथा, कांथा, ठीक है, इस तरह से। भी देखिए यहाँ पे ये है और ये है। उसके बाद ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, ये इस तरह से डिज़ाइन जो है मछलियाँ बनाई गई हैं, ये देखो यहाँ पे। तो ये है आपकी चिकनकारी कांथा। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अब यहाँ पे क्या है कि ज्यामिति होता है जैसे कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ यहाँ पे है। ज्यामिति आकृति का मतलब है ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं। जैसे कि ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, और उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, है ना। तो इस तरह से ये जो आकृतियाँ होती हैं, ट्रायंगल हो गया और सर्कल हो गया। तो इस तरह से उसने क्या कर रखा था, उनको बना रखा था। और तरह तरह की क्या कर रखी थी, जंजीर यानी कि चेन वगैरह कुछ लगा रखी थी इस तरह से, ठीक है। आगे है हमारा पशु पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब पारंपरिक होता है पुराने, यानी कि क्लासिकल। पारंपरिक मतलब क्लासिकल डिज़ाइन जो थे उनमें यह नवीनता सभी को बहुत भाई। नवीनता मतलब नयापन, नया नया जो भी कुछ नया कर रहे हैं, इन्वेंट या लगा रहे हैं, बहुत भाई। अब यहाँ पे भाई का मतलब ब्रदर वाला भाई नहीं है, ये भाई का मतलब यहाँ पर है अच्छा लगना, अच्छी लगी, अच्छी लगी। स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका जो है मीनिंग वो चेंज हो गया है। उसके बाद है हमारा इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो क्या है कि अब वो कभी रुक नहीं रही है, वो अपना काम कंटिन्यू कर रही है। उसको सब तरह की कसीदाकारी आती है, काफ़ी डिज़ाइन वो अपने आप बनाती रहती है, अपने दिमाग से सोच सोच कर नए नए चीज़ें बनाती रहती है। तो ये उसकी पूरी स्टोरी है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गई होगी। मैंने सब चीज़ें इसमें अच्छे से कवर की हैं। और आप इसको, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब हम करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से करिए और इसके बाद हम जो है हम दोबारा से इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे, तो आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।